वेलकम फ्रेंड्स, आरबी एजुकेटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनोविज्ञान की जांच विधियों की कड़ी में प्रयोगात्मक विधि या तीसरी विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। यह मनोविज्ञान की सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है। यह मनोविज्ञान की सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक विधि है। एक्चुअली इसी विधि के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान कहा गया जब प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी विलियम वुंड द्वारा। इस विधि में कृत्रिम वातावरण में मानसिक प्रक्रियाओं को उत्पन्न करके अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कृत्रिम वातावरण कैसे प्रयोगशाला में करते हैं। प्रयोगशाला में वैसे वातावरण का निर्माण कर लेते हैं जिसमें हमें प्रयोग करना है। प्रयोग क्या होता है? साधारण रूप में देखें तो कोई घटना या व्यवहार का नियंत्रित ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ही क्या होता है? प्रयोग होता है। प्रयोग प्रायः एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या दो चरों या दो कारकों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक कारक में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और किसी दूसरे कारक पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि अन्य संबंधित कारक जो होते हैं बाह्य चर, उनको स्थिर रखा जाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि प्रयोगकर्ता देखना चाहता है कि बालकों में पुरस्कार का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पुरस्कार क्या हो गया? यहाँ पुरस्कार हो गया स्वतंत्र चर, क्योंकि उसको वो परिवर्तित कर सकता है। वो कम दे सकता है, नहीं दे सकता है, अधिक दे सकता है, और उसकी वजह से सीखने का प्रभाव पड़ रहा है। सीखना उसकी वजह से कम या अधिक हो रहा है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट किस पे है? हमारा एक्सपेरिमेंट सीखने पे है। तो ये क्या हो गया? ये आश्रित चर हो गया। अब बाह्य चर क्या हो गया? बाह्य चर हो गया कि जो हमारी बच्चों की आयु है या लिंग है, तो इससे प्रयोगकर्ता को कोई रुचि नहीं है कि वो किस आयु के किस लिंग, बस उसको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है पुरस्कार का। तो वो एक ही आयु के लोगों को ले सकता है, केवल लड़कों को ले सकता है, केवल लड़कियों को ले सकता है, जिससे कि कोई प्रभाव और तरह का ना पड़े। अब यह प्रयोग एक व्यक्ति के पे किया जा सकता है, दो व्यक्ति पे किया जा सकता है, दो समूह पे किया जा सकता है। अब जिस समूह को पुरस्कार दिया जाएगा वह प्रयोगात्मक समूह होगा, और जिसे पुरस्कार नहीं दिया जाएगा वह नियंत्रित समूह कहलाएगा। यदि प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह के सीखने के प्राप्तांक में सार्थक अंतर पाया जाता है तो कहा जाता है कि पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जिसको पुरस्कार दिया गया वह ज़्यादा सीख लिया और जिसको नहीं दिया गया वह कम सीख गया, मतलब अंतर अगर पर्याप्त दिखता है तो फिर ये कहा जाएगा कि प्रभाव पड़ता है। जब कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग हम करते हैं तो कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। आइए प्रयोग के मुख्य 5 अंगों को देखते हैं। सबसे पहले एक प्रयोगकर्ता की ज़रूरत होती है। एक्सपेरिमेंटर वही तो समस्या का निर्धारण करेगा, वही तो प्रस्तावित उत्तर हाइपोथेसिस बनाएगा। ये एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, जैसा एक्सपेरिमेंट हो, जैसी समस्या उसके अनुसार से एक्सपेरिमेंटर को लिया जाता है। दूसरा क्या है? प्रयोज्य होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। वो समस्या निर्धारण करके हाइपोथेसिस लिख के वो प्रयोग करेगा तो किस पे करेगा? एक सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना। अब सब्जेक्ट मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो समूह भी हो सकता है। एक प्रयोगशाला होनी चाहिए, तभी तो वो नियंत्रित करेगा ना। वो जो पूरी स्थिति को वो नियंत्रित, बार बार कहा जा रहा है कि एक नियंत्रित दशा में, तो नियंत्रित दशा करने के लिए तो उसको एक प्रयोगशाला चाहिए, तभी तो वो सारी चीज़ों का उपयोग करके उसको नियंत्रण में रखेगा। तो सारी किस चीज़ों का उपयोग करेगा? तो उपकरण का उपयोग करेगा। उपकरण में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित, वो टेलीस्कोप हो सकता है, वो स्टॉप वॉच हो सकता है, मेमोरी ड्रम हो सकता है, कुछ भी जो उस समय उसकी ज़रूरत हो उन चीज़ों को रखेगा साथ में। और 5वां होता है चर, वेरिएबल। अब ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि चर हमने यहाँ किसको कहा? पुरस्कार और सीखना, दोनों को कहा। अब ये चर होता क्या है? ये चर जो है एक घटना या प्राणी, किसी की भी विशेषता हो सकती है जिसकी ये विशेषता हो कि उसको परिवर्तित किया जा सकता है और उसको मापा भी जा सकता है। जैसे पुरस्कार है, पुरस्कार को हमने मापा भी, हम कम अधिक भी दे सकते हैं। जैसे सीखना है, सीखने को हम माप सकते हैं, सीखना कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब स्वतंत्र चर क्या होता है? अब स्वतंत्र चर हमने देखा कि जिसमें भी प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ कर सकता है। पुरस्कार को वो कम दिया, अधिक दिया, मतलब एक में जोड़ दिया, एक में कम कर दिया, तो जिसमें वो चेंजेस ला सकता है वो स्वतंत्र चर होता है। जिससे वो जान सके कि आश्रित चर पे स्वतंत्र चर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो निश्चित रूप से जान सके। अब देखिए आश्रित चर क्या है? स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जो व्यवहार परिवर्तित होता है, जिसके लिए परिकल्पना बनाई जाती है, जिसका अध्ययन तथा मापन किया जाता है। यहाँ परिकल्पना बनाई गई कि पुरस्कार का सीखने पे प्रभाव पड़ता है। परिकल्पना में हम धनात्मक प्रभाव पड़ता है या ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ऐसा एकदम सीधे सीधे भी बना सकते हैं। केवल ये भी बना सकते हैं कि प्रभाव पड़ता है। तो किस पे प्रभाव पड़ता है? सीखने पर ना। तो सीखना क्या हो गया? आश्रित चर हो गया। अब बाह्य चर, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनकी आयु क्या है, या वो लड़के हैं या लड़की हैं, तो इससे जो प्रभाव पड़ा है उसके अध्ययन में रुचि नहीं है।
प्रयोगकर्ता को तो रुचि है कि पुरस्कार और सीखने, इसी से तो वो उनको कंट्रोल कर लेगा। तो कंट्रोल करेगा उसको क्या कहते हैं, बाह्यचर। अब सभी विधियों में कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। अब आइए इस विधि के गुण देखते हैं। इस विधि से प्राप्त परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं तथा सार्वभौमिक होते हैं। इसमें पुनरावृत्ति संभव है, मतलब इसको बार बार किया जा सकता है, जिससे कि फिर अगर वही रिजल्ट आ रहा है तो फिर विश्वसनीयता आ जाती है। और नियंत्रण द्वारा इसमें कारण प्रभाव या कॉज इफेक्ट का अध्ययन भी संभव होता है। इसमें मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि व्यवहार के बारे में हम पूर्ण कथन भी कर सकते हैं कि दोष क्या है। दोष है कि कृत्रिम परिस्थिति के कारण व्यवहार की स्वाभाविकता का अध्ययन नहीं हो पाता। आपने देखा, वही गुण था और वही दोष हो गया कि व्यवहार की स्वाभाविकता नहीं हो पाती। एक तो प्रयोगशाला में हर समस्या का समाधान संभव नहीं है, और फिर हम कितना भी कंट्रोल कर लें, क्या किसी प्रयोज्य के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मानसिक दशा क्या है, उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं एज अ प्रयोगकर्ता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका उत्तर जो भी आता है हम उस पर संदेह भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वह सोच कुछ और रहा हो और बता कुछ और रहा हो, जबकि प्राकृतिक स्थिति में स्वतः ही घटित होता है, तो ऐसी बात नहीं होती है। इतना सब होने के बावजूद चाहे गुण देख लीजिए या दोष देख लीजिए, लेकिन इसके गुण ही ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि इसी वजह से मनोविज्ञान को विज्ञान का एक अंग माना गया, और यही विधि मनोविज्ञान का एक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए काफ़ी सक्षम है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी अगली कड़ी के रूप में दूसरी विधि को लेकर। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।